नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पटियाला हाउस कोर्ट की घटना को सुप्रीम कोर्ट ने बताया असामान्य। अदालत की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई आज। कन्हैया की जमानत पर भी होगा फैसला। हरियाणा में उग्र हुआ जाट आंदोलन। रोहतक जिले में धारा 144 लागू। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। भारत दौरे पर आज दिल्ली पहुंचेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली। आपसी हितों समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। कई समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद। दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव पर भारत ने जताई चिंता। विदेश मंत्री ने कहा, विकास और स्थिरता के लिए शांतिपूर्ण समाधान जरूरी। 2002 के घोषणा पत्र के अमल पर जोर। उत्तर कोरिया के खिलाफ और कड़े हुए प्रतिबंध। राष्ट्रपति ओबामा ने दी मंजूरी। व्यापक संहार के हथियारों संबंधी तकनीक या सामान के आयात पर लगी रोक। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। वहीं कन्हैया की तुरंत रिहाई की मांग को लेकर कल दिल्ली समेत कई शहरों में प्रदर्शन हुए। तस्वीरें दिल्ली की हैं। हाथों में बैनर लिए कन्हैया कुमार के समर्थन में उमड़े जनसैलाब की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नारा था कि कन्हैया कुमार को जल्द से जल्द जेल से बाहर किया जाए। प्रदर्शनकारियों ने मंडी हाउस से जंतर मंतर तक मार्च किया। कई प्रदर्शनकारियों ने कन्हैया कुमार की तस्वीर वाली टी शर्ट पहनकर अपना विरोध दर्ज कराया। हालात को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सड़कों पर दिल्ली पुलिस के जवानों की खासी तैनाती थी। बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ये जो हर चीज़ पे इनका पॉलिटिक्स चल रही है, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक स्टूडेंट का जो मामला है वो उसी तरीके से देखना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसको पहले पूरी होने देनी चाहिए। उसके बाद कुछ पॉलिटिक्स जो हमारे लीडर्स हैं उनको कुछ स्टैंड लेना चाहिए। जब से जेएनयू का गठन हुआ है तब से आज तक वहाँ पर आरएसएस विचारधारात्मक जो चीज़ें हैं वहाँ पर डोमिनेट नहीं कर पाया। तो एक टारगेट करने का उसके पास कारण है। दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने इस पूरी घटना के दौरान दिल्ली पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। देशद्रोह का मामला नहीं है। कन्हैया कुमार ने कोई एंटी नेशनल स्लोगन नहीं लगाया। वो जितने भी वीडियोस आए हैं, बहुत सारे आए हैं, कई कहते हैं डॉक्टर हैं, कहते हैं दूसरे हैं, उनमें किसी में भी कन्हैया कुमार के तरफ से कोई भी एंटी नेशनल स्लोगन नहीं, ना वो ऑर्गेनाइजर था। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। कई जगहों पर छात्रों के प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की गई। जो भी घटना वहाँ पे हुआ है 9 तारीख को जेएनयू के अंदर हुआ है और जिन्होंने भी वहाँ पे देश विरोधी नारा लगाया है, हम इसको निंदा करते हैं और उसके ऊपर जो भी ये कार्रवाई होने चाहिए, एक्शन भी होना चाहिए। 23 फरवरी को छात्र एक बार फिर जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। 23 फरवरी को ही संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है। उधर सुप्रीम कोर्ट कन्हैया की जमानत पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। रोहित वेमुला से लेकर कन्हैया कुमार की हिमायत पे निकला ये जनसैलाब दरअसल जेपी के छात्र आंदोलन की याद दिला रहा है। सबकी जबान पर एक ही नारा कि कन्हैया कुमार को जल्द से जल्द और बाइज्जत तरीके से रिहा किया जाए। कैमरामैन संतोष के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। जेएनयू विवाद कल राष्ट्रपति तक पहुंच गया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलकर छात्रों पर एक तरह की विचारधारा थोपने का आरोप लगाया। सीपीआई ने भी कन्हैया कुमार को रिहा करने की मांग की। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में पार्टी नेताओं ने गुरुवार को केंद्र सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि देश विरोधी हरकतें करने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में विरोध की आवाज को कुचलने की कोशिश की जा रही है। जो हिंदुस्तान के युवा हैं, उनके अंदर ऊर्जा है, अलग अलग सोच है, अलग अलग सेंटिमेंट्स हैं, उनको एक विचारधारा से दबाने हम आरएसएस को नहीं दबाने देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ राष्ट्रपति से मुलाकात की। केजरीवाल ने कहा कि कोई भी पार्टी देश विरोधी ताकतों का समर्थन नहीं कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जानबूझकर दोषियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। 80,000 की दिल्ली पुलिस फोर्स के बावजूद, इतनी पैरामिलिट्री फोर्सेस के बावजूद, आईबी इनके पास है, इंटेलिजेंस इनके पास है, रॉ इनके पास है, सब कुछ इनके पास है, और फिर भी केंद्र सरकार 4 स्टूडेंट्स को पकड़ने में नाकाम हो गई।
वहीं सीपीआई नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर कन्हैया कुमार को रिहा करने की मांग की। There must be all efforts to give him enough protection to his life in the jail. The all charges are baseless charges, and all these charges, including sedition, must be withdrawn forthwith. उधर बीजेपी ने कहा कि जेएनयू विवाद में पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन कुछ लोग इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सोच को जहां कुचलने की जरूरत है, वहीं कुछ निजी स्वार्थों के चलते, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते, राजनीतिक द्वेष की भावना से ग्रस्त होकर वामपंथी और कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। 9 फरवरी को जेएनयू में एक कार्यक्रम में कथित तौर पर देश विरोधी नारे लगने के बाद इस पूरे मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। पटियाला हाउस कोर्ट में हुई हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकीलों की टीम भेजने के फैसले को जायज ठहराया है। अदालत ने घटना को असामान्य बताते हुए कहा कि इसमें इस तरह के कदम की जरूरत थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर तुरंत सुनवाई पर सहमति जता दी जिसमें कन्हैया की गिरफ्तारी के बाद हुई हिंसा समेत सभी घटनाओं की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग की गई है। इस बीच कांग्रेस नेताओं और पत्रकारों ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर घटना की जानकारी दी। जेएनयू मामले में कन्हैया की पेशी के दौरान पत्रकारों पर हुए हमले को लेकर राजनीतिक गलियारों में गहमागहमी जारी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान इस मामले को जोर शोर से उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसी घटना से देश की छवि खराब हुई है। जर्नलिस्ट को 2 बार पीटा गया, पुलिस वाले देखते रहे, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के नाम पे धब्बा पड़ा लगाया जा रहा है। सरकार का काम आपकी रक्षा करने का है, स्टूडेंट्स की रक्षा करने का है, उनको दबाने का काम नहीं है। इसलिए हम प्रेसिडेंट के पास गए और उनको हमने मेमोरेंडम दिया। पत्रकारों के संगठन ने भी गुरुवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने पत्रकारों के ज्ञापन को गंभीरता से लेते हुए चिंता जताई है। संविधान के तो सबसे बड़े रक्षक हमारे राष्ट्रपति हैं, तो हमारे पास और कोई चारा नहीं था। हम राष्ट्रपति जी के पास आए गुहार लगाने के लिए कि लोकतंत्र पर इतना बड़ा हमला है। पत्रकार अगर आजाद नहीं होगा, आजाद पत्रकारिता नहीं होगी, तो लोकतंत्र कहां से बचेगा। इस हंगामे पर सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जताते हुए 6 वकीलों की एक टीम गठित की थी, जिसने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी। पत्रकारों पर हुए हमले की निंदा पूरा देश कर रहा है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि घटना के इतने दिन बाद भी दोषी अब तक कानून के शिकंजे से बाहर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर SAR गिलानी को पटियाला कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिलानी को प्रेस क्लब में 10 फरवरी को अफजल गुरु को लेकर कार्यक्रम आयोजित करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जहां संसद हमले के दोषी अफजल गुरु के समर्थन में कथित तौर पर देश विरोधी नारे लगे थे। इस घटना के बाद कार्यक्रम के आयोजक और अज्ञात लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। दिल्ली में आयोजित वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस में तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालयों में तिरंगा फहराना अनिवार्य कर दिया गया है। छात्रों में देशभक्ति की भावना जगाने के मकसद से फैसला लिया गया है। कॉन्फ्रेंस में आए सभी कुलपतियों ने इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से मुहर लगाई। कार्यक्रम में 12 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिसमें हर विश्वविद्यालय में भेदभाव के मामलों पर रोक लगाने के मकसद से एक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। अब छात्रों को अंग्रेजी के अलावा राज्य की प्रचलित भाषा में भी पढ़ने की सुविधा मिलेगी। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद थी। The 9th resolution. At a central place in every university, the national flag will be flown prominently and proudly. अरुणाचल प्रदेश में नई सरकार के गठन का रास्ता लगभग साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के बुधवार के आदेश को वापस ले लिया है। वहीं 14 विधायकों को अयोग्य ठहराने का मामला शीर्ष अदालत ने फिर से गुवाहाटी हाईकोर्ट को भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अरुणाचल में राजनीतिक संकट पर अहम आदेश दिया। कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश को वापस ले लिया है। इसके साथ ही अब राज्य में नई सरकार का गठन लगभग तय हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कांग्रेस के 14 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के स्पीकर के फैसले पर गुवाहाटी हाईकोर्ट के स्टे से वो संतुष्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो एफिडेविट था उसको देखने के बाद यथास्थिति का जो आदेश था उसको निरस्त किया है, उसको वापस लिया है
और जो उनकी याचिका थी इस संबंध में कांग्रेस वालों की, उस याचिका को भी उन्होंने यहाँ से वापस भेजकर गुवाहाटी हाईकोर्ट भेज दिया है। इसलिए यथास्थिति आज निरस्त होने के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ हो जाएगी। शीर्ष अदालत ने 14 विधायकों को अयोग्य ठहराने से जुड़ा मामला भी गुवाहाटी हाईकोर्ट के पास भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हाईकोर्ट से 2 सप्ताह में फैसला करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्य में सरकार गठन के किसी भी फैसले पर कोर्ट के आदेश का असर होगा। हम बीजेपी वाला 11 एमएलए हम लोग तो गवर्नमेंट नहीं बना सकता, हम लोग गवर्नमेंट में लेना देना नहीं है। और उसमें कांग्रेस का अंदर जो बेहतर लीडर है हमारा नजर में, वो कलिकापुल बेहतर है। अरुणाचल का डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी पीस के लिए ये काम करेगा। उधर अरुणाचल के कांग्रेस नेताओं की दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी और राज्य प्रभारी वी नारायण सामी मौजूद थे। कहीं सुना है क्या बीजेपी और कांग्रेस मिलकर सरकार बना हुआ? कहीं देश में सुना है? कोई भी प्रदेश में नहीं सुना होगा। ये तो गलत तरीका से हो रहा है। माइनॉरिटी पार्टी से ग्रुप बना करके सरकार बनना तो ये तो गैर कानूनी है। ये सरकार लंबा नहीं चलेगा अगर बनता भी है। अरुणाचल प्रदेश में 26 जनवरी को राष्ट्रपति शासन लगा था। कांग्रेस के बागी विधायक कलिकोपुल ने 15 फरवरी को सरकार बनाने का दावा किया था। पुल के साथ कांग्रेस के 19 बागी, बीजेपी के 11 और 2 निर्दलीय विधायकों ने भी राज्यपाल से मुलाकात की थी। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश की थी। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ तालमेल को लेकर सीपीएम में सहमति बन गई है। दिल्ली में हुए 2 दिन की केंद्रीय कमेटी की बैठक में यह फैसला हुआ है। हालांकि पार्टी की राज्य इकाई तालमेल को लेकर एक प्रस्ताव तैयार करेगी। प्रस्ताव पर अंतिम फैसला पोलित ब्यूरो करेगी। पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वाम मोर्चे के अलावा दूसरी लोकतांत्रिक पार्टियों के सहयोग पर एक मत से फैसला हुआ है। हालांकि पार्टी ने सीधे सीधे कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात अभी नहीं कही है, लेकिन पार्टी का कहना है कि ममता बनर्जी सरकार को हराने के लिए वो सभी दलों को साथ लेने के लिए तैयार है। माना यही जा रहा है कि पार्टी महासचिव सीताराम येचुरी केंद्रीय कमेटी में कांग्रेस के साथ गठबंधन की अपनी बात मनवाने में कामयाब रहे। We want to strengthen people's unity in West Bengal, and that people's unity, strengthening that people's unity, we are appealing to all the democratic forces to cooperate. What shape it will take, how it will take, etc., that time will tell us. पश्चिम बंगाल के साथ केरल में भी चुनाव हैं, जहां सीपीएम सीधे सीधे कांग्रेस के साथ मुकाबले में है। इसीलिए ये फैसला सीपीएम के लिए आसान नहीं था। बताया जाता है कि पार्टी का एक वर्ग पश्चिम बंगाल में संभावित गठबंधन का मजबूत विरोध कर रहा था, लेकिन अंततः पार्टी महासचिव केंद्रीय कमेटी को विश्वास में लेने में कामयाब रहे। We discussed that issue, and it's on the basis of that discussion that we come to this conclusion. So the obvious answer to your question is that having considered that aspect, after that we've come to this conclusion. पार्टी केंद्रीय कमेटी ने पोलित ब्यूरो को कांग्रेस के साथ गठबंधन पर अंतिम फैसला लेने के लिए अधिकृत कर दिया है। माना यही जा रहा है कि पार्टी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ तालमेल का मन बना लिया है। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। वहीं असम गण परिषद ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस या एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन की संभावनाओं को खारिज किया है। एजीपी अध्यक्ष अतुल बोरा ने कहा कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि बीजेपी के साथ अनौपचारिक बातचीत में एजीपी ने 48 सीटों की मांग की थी, लेकिन बीजेपी सिर्फ 15 से 16 सीटें देने के लिए राजी हुई है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार देश दुनिया की तमाम और अहम खबरें। उपन्यास, कहानी, गजल और कविताएं जिनके कलम से सच के हो जाती हैं काबिले फिक्र। रात रात भर मोरा पिहके बैरिन नींद न आए, बड़े भोर सारस के कारे नदिया तीर बुलाए। लिखना मेरा शौक नहीं है, मेरा जीवन है, मेरी आत्मा है, इसलिए मैं घबराया नहीं, चलता रहा। मिलिए शख्सियत में साहित्य की दुनिया के मकबूल सितारे राम दरश मिश्र से। शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कल लखनऊ में पार्टी के दलित सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर कांग्रेस उपाध्यक्ष ने बीजेपी और बीएसपी को दलित विरोधी करार देते हुए कहा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में दलितों को राजनीतिक बराबरी हासिल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराना चाहती है। कांग्रेस के दलित विकास सम्मेलन में हिस्सा लेने लखनऊ पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी दलित और कमजोर तबकों की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर दलितों के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। बीजेपी के आरएसएस के लोग शिक्षा में एक विचारधारा डालने की कोशिश कर रहे हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की सोच है कि सबको एक जैसी जगह मिलनी चाहिए, इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश की 84 सुरक्षित विधानसभा सीटों के 1000 दलित नेताओं के अलावा करीब 450 दूसरे नेताओं को भी बुलाया गया था। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने इस सम्मेलन के जरिए बीएसपी के जनाधार में सेंध लगाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मायावती दलित हितों पर अपने स्वार्थ को तरजीह दे रही हैं। कांचीराम जी ने दलितों के लिए अच्छा काम किया और मगर जो उन्होंने प्लेटफॉर्म मायावती जी को दिया, उसका प्रयोग मायावती जी ने ठीक से नहीं किया। और जिस प्रकार से दलितों को यूपी में फायदा होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। इससे पहले लखनऊ पहुंचने पर कांग्रेस उपाध्यक्ष को जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। इसके बाद राहुल गांधी अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अमेठी के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के हिंसक होने के बाद रोहतक जिले में धारा 144 लगा दी गई है। आंदोलनकारियों ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए कोटा बढ़ाने का मुख्यमंत्री का प्रस्ताव खारिज कर दिया। इस बीच आज फिर मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे के समाधान के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। रोहतक और झज्जर से शुरू हुआ जाट आरक्षण हरियाणा के नए जिलों में फैल गया है। फरीदाबाद, कैथल और करनाल में गुरुवार को आंदोलनकारियों ने रेल और सड़क सेवाएं बाधित की। रोहतक जिले में तो हालात इतने खराब हैं कि प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यहां अर्धसैनिक बलों को तैयार रखा गया है। दूसरे जिलों में भी रेल और सड़क सेवाएं ठप हैं। हरियाणा रोडवेज ने कई मार्गों पर बस सेवा रोक दी है। रेलवे ने भी अब तक 60 से अधिक ट्रेनों को रद्द किया है। इससे दूध, फल और सब्जियां जैसी जरूरी चीजों की आपूर्ति पर असर पड़ा है। बस नहीं चल रही, जिससे कि हम टाइम पर नहीं पहुंच रहे और कॉलेज प्रशासन भी दुखी है इससे। प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए सालाना आय की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 6 लाख करने का प्रस्ताव रखा था। सरकार को उम्मीद है कि आंदोलन जल्द खत्म होगा। We once again, on behalf of the government of Haryana, appeal to all these segments sitting on various dharnas and agitations at different places to immediately withdraw, because as such the government has already accepted their demands. हालांकि आंदोलनकारियों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। उनका दावा है कि इस प्रस्ताव को लागू ही नहीं किया जा सकता। आंदोलनकारियों ने मांगे माने जाने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। ये राजनेता आदमी हमें बड़ी झूठी बातों में बहकाते रहते हैं और आरक्षण दिलवाते नहीं। इनकी नीति में फर्क है। इस बीच कांग्रेस का दावा है कि जाटों का आंदोलन राज्य सरकार की आपसी खींचतान का नतीजा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो इनका आपस में विरोधाभासी जो आए हैं, भड़काऊ बयान आए हैं दोनों तरफ से, इनका सांसद कुछ कहता है, मंत्री कुछ कहता है, लोगों को गुमराह करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसका नतीजा है। 5 दिन पहले शुरू हुए जाट आंदोलन को छात्रों, महिलाओं और वकीलों का भी समर्थन मिल रहा है। कई जिलों में निजी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। कुछ विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं अभी स्थगित कर दी गई हैं। जाट समुदाय ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में किसान रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की मार्गदर्शक पुस्तिका का विमोचन कर इस नई योजना का लोकार्पण किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मौसम की बेरुखी के बावजूद देश के किसानों ने पैदावार में कमी नहीं आने दी।
सीहोर में किसानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने दावा किया कि फसल बीमा योजना से किसानों की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से किसानों को फसल क्षतिग्रस्त होने पर कम प्रीमियम पर अधिक बीमा राशि मिल सकेगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार 14 अप्रैल से नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की शुरुआत करेगी। किसान इसके माध्यम से अपना गेहूं प्रदेश से बाहर भी बेच सकेंगे। सभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य के किसानों को सिंचाई समेत तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। इससे पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी प्रधानमंत्री का स्वागत किया। समारोह में प्रधानमंत्री ने एक किसान को मृदा हेल्थ कार्ड भी प्रदान किया। इस मौके पर मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड से नवाजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली 6 दिनों की यात्रा पर आज दिल्ली आ रहे हैं। वो दिल्ली के अलावा मुंबई, टिहरी और भुज भी जाएंगे। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद केपी शर्मा ओली की ये पहली विदेश यात्रा है। इस यात्रा में मंत्रिमंडल के सहयोगियों और सांसदों के अलावा उद्योगपति भी शामिल हैं। दिल्ली में नेपाल के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भवन में ठहरेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी व्यक्तिगत और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी। During the visit, we expect discussions on all issues of mutual interest, bilateral cooperation, particularly in the key areas of energy, connectivity, and people-to-people linkages will form the main focus of the visit. नेपाल के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल से भी मिलेंगे। भारतीय नेताओं के साथ मुलाकात के दौरान वो मध्येशियों से जुड़े मुद्दे पर भी भारतीय नेताओं को संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। मध्येशियों का एक बड़ा मुद्दा भारत के लोगों के साथ वैवाहिक संबंध होने पर दोयम दर्जे की नागरिकता का है। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री ओली की इस यात्रा में यह मामला हल हो पाता है या नहीं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन डी.के. पांडे के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। भारत ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से आए अफजल गुरु को फांसी देने को लेकर बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और भारत इस तरह के अप्रमाणित बयानों को पूरी तरह से अस्वीकार करता है। विदेश मंत्रालय की ये प्रतिक्रिया पाकिस्तान की तरफ से दिए गए उस बयान के बाद आई है जिसमें कहा गया था कि कश्मीर के लोग अफजल गुरु के खिलाफ हुई कोर्ट में सुनवाई से संतुष्ट नहीं हैं। पाकिस्तान भी इस मुद्दे पर अपनी चिंता जताता रहा है। पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सही तरीके से रखने की बात भी कही। Is an internal matter of India. Pakistan's gratuitous references to Jammu and Kashmir are unacceptable. भारत ने चीन की तरफ से दक्षिण चीन सागर इलाके में मिसाइलों की तैनाती पर चिंता जताई है और इस इलाके के विकास के लिए शांति और स्थिरता को जरूरी बताया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि दक्षिण चीन सागर जैसे विवादित मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की जरूरत है। भारत और आसियान के बीच चल रही दिल्ली वार्ता में गुरुवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि दक्षिण चीन सागर समेत दूसरे समुद्री रास्ते विकास और सुरक्षा के लिए जरूरी हैं। ऐसे में विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहिए। The oceans and seas, including the South China Sea, are pathways to our prosperity and security. The security of sea routes in the Asia Pacific is essential for India's economy as a majority of our global trade flows across the Straits of Malacca and beyond. दक्षिण चीन सागर में चीन की ओर से विमान भेदी मिसाइलें तैनात करने पर भारत ने चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि सभी संबंधित पक्षों को 2002 के घोषणा पत्र पर अमल करने की जरूरत है। See, we have consistently maintained that all states should avoid unilateral actions in the South China Sea that can lead to tensions in the region.
It is important that full and effective implementation of the 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea and early conclusion of the negotiations to establish a code of conduct in the South China Sea by consensus will contribute to peace and stability of the region. भारतीय कंपनियां दक्षिण चीन सागर में गैस की खोज से जुड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही हैं और चीन इस इलाके पर अपना दावा बताते हुए भारत के दक्षिण चीन सागर में चल रहे प्रोजेक्ट में भागीदारी का विरोध करता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उत्तर कोरिया के खिलाफ नए प्रतिबंधों को मंजूरी दे दी है। उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण और रॉकेट प्रक्षेपण की भड़काऊ कार्रवाई के बाद ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसमें उत्तर कोरिया में व्यापक संहार के हथियारों संबंधी तकनीक या सामान का आयात करने वाले या मानवाधिकार उल्लंघन में जानबूझकर शामिल होने वालों पर प्रतिबंधों को कड़ा करने के उपाय भी शामिल हैं। अमेरिका के अलावा जापान और दक्षिण कोरिया ने प्रतिबंधित मिसाइल तकनीक का परीक्षण करने पर उत्तर कोरिया की आलोचना की थी। वहीं संयुक्त राष्ट्र की महासचिव बान की मून ने भी इसकी निंदा करते हुए उत्तर कोरिया से भड़काऊ कार्रवाई बंद करने को कहा था। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। पटियाला हाउस कोर्ट की घटना को सुप्रीम कोर्ट ने बताया असामान्य। अदालत की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई आज। कन्हैया की जमानत पर भी होगा फैसला। हरियाणा में उग्र हुआ जाट आरक्षण आंदोलन। रोहतक जिले में धारा 144 लागू। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। भारत दौरे पर आज दिल्ली पहुंचेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली। आपसी हितों समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। कई समझौतों पर हस्ताक्षर की उम्मीद। दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव पर भारत ने जताई चिंता। विदेश मंत्री ने कहा, विकास और स्थिरता के लिए शांतिपूर्ण समाधान जरूरी। 2002 के घोषणा पत्र के अमल पर जोर। और उत्तर कोरिया के खिलाफ और कड़े हुए प्रतिबंध। राष्ट्रपति ओबामा ने दी मंजूरी। व्यापक संहार के हथियारों संबंधी तकनीक या सामान के आयात पर लगी रोक। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देश देशांतर। नमस्कार।